गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। हम वीडियो की इस श्रृंखला में आज जिस टॉपिक पर चर्चा करेंगे वह बीए पार्ट थर्ड अर्थात बीए थर्ड ईयर का जो पेपर फर्स्ट है सोशल थिंकर, उसके अंतर्गत हम दुर्खिम के सामाजिक श्रम विभाजन के सिद्धांत के बारे में चर्चा करेंगे। इमाइल दुर्खिम का समाजशास्त्र के अंतर्गत बहुत बड़ा योगदान है, जिन्होंने सुसाइड की थ्योरी दी, सामाजिक तथ्य की बात करी, श्रम विभाजन की बात करी, उन्होंने समाजीकरण की बात करी और भी अन्य कई विषयों के ऊपर आपने लिखा और समाजशास्त्र को एक अकादमिक विषय के रूप में स्थापित करने का कार्य किया। अब हम चर्चा करेंगे श्रम विभाजन। तो हम यहाँ जो श्रम विभाजन की बात करेंगे दुर्खिम की, वह श्रम विभाजन सामाजिक श्रम विभाजन है। आर्थिक श्रम विभाजन अर्थात आर्थिक क्रियाकलापों से भिन्न समाज के अंदर जो श्रम विभाजन होता है उसकी चर्चा हम लोग यहाँ पर करेंगे। श्रम विभाजन क्या होता है, सबसे पहले हमें यह समझना चाहिए, अर्थात श्रम का बंटवारा, कार्यों का बंटवारा। हम लोगों ने देखा कि हमारा जो घर परिवार है उसमें माता अलग कार्य करती है, पिता का कार्य अलग होता है और जो पुत्र है उसका अलग है, पुत्री का अलग कार्य है। हम श्रम विभाजन की शुरुआत अगर देखना चाहें तो हमारे घर में ही भी देख सकते हैं, जहाँ पिता जो है बाहर का कार्य करते हैं आमतौर पर और माता जो है वो घर का कार्य करती है। हालांकि वर्तमान समय में श्रम विभाजन की जो परिस्थितियां बदल गई है उसकी भी हम आगे चर्चा करेंगे। कुल मिलाकर जब प्रत्येक व्यक्ति को अलग अलग काम दे दिया जाता है, अर्थात एक ही काम को करने के लिए उसे अनेक व्यक्तियों में बांट देते हैं, तो उसे हम क्या कहते हैं, श्रम विभाजन कहते हैं। श्रम विभाजन के बारे में जो दुर्खिम है उन्होंने सोशल डिवीजन ऑफ लेबर के अंतर्गत एक विशद विश्लेषण किया है और एक जो धारणा है श्रम विभाजन की उसको विकसित करने का प्रयास किया है और सामाजिक श्रम विभाजन के जो सामाजिक कारण है और उसके जो परिणाम है उसका वर्णन इमाइल दुर्खिम ने किया है। अब हम बात करेंगे कि जो श्रम विभाजन है तब अर्थात प्राचीन समाज में किस तरह से श्रम विभाजन था और अब अर्थात आधुनिक समाज में किस तरह से श्रम विभाजन था। तो जो प्राचीन समाज थे, तो दुर्खिम कहता है कि श्रम विभाजन जो प्राचीन समाज है उसके अंदर स्त्री और पुरुष के भेद पर आधारित थे, अर्थात श्रम विभाजन बहुत ही सरल था। वहाँ सिर्फ एक ही भेद था, स्त्री और पुरुष। पुरुष जो है वो शिकार करने का काम या फल एकत्र करने जाते थे, स्त्रियां जो है वो घर का कामकाज संभालती थी और बच्चों का पालन पोषण करती थी। क्यों ऐसा क्यों होता था? क्योंकि ये जो युग था या जो प्राचीन समाज थे इसमें आर्थिक कार्य बहुत ही सीमित थे, उत्पादन बिल्कुल नाम मात्र का होता था और आर्थिक जीवन में कोई भी विशेष श्रम विभाजन की आवश्यकता अनुभव नहीं की गई थी। सब मिलजुल कर अपना काम कर लेते थे। तो कुल मिलाकर विशेषीकरण जो स्पेशलाइजेशन की बात है वहाँ वो वाला प्रश्न ही नहीं उठता या वैसी स्थिति नहीं थी। प्रत्येक जो व्यक्ति था समाज का वो सभी तरह के सामाजिक और आर्थिक कार्यों को कर सकता था। राजा जो है वो पुजारी का काम भी कर सकता था और शिकार भी कर सकता था। अर्थात प्राचीन समाजों में जो श्रम विभाजन है उसमें कोई भी विशेष श्रम विभाजन या विशेषीकरण नहीं था। इस प्रकार की जो समाज है, प्राचीन जो समाज है, उसमें दुर्खिम कहते हैं कि जो एकता है वो यांत्रिक एकता थी। यांत्रिक एकता से तात्पर्य जिस तरह से एक मशीन के अंतर्गत कोई भी अपन रॉ मटेरियल डालते हैं तो एक जैसे प्रोडक्ट अर्थात एक समान चीज़ें निकलती है, उसी तरह यंत्रवत लोग काम करते थे। सभी लोग सामूहिक इच्छा से बंधे हुए थे, अर्थात जो समूह की इच्छा होती थी वही वो लोग करते थे। कुल मिलाकर जिस तरह से एक मशीन काम करती है उस तरह से प्राचीन समाज है एक यंत्रवत व्यवस्थित रूप से काम करते थे। यहाँ प्राचीन समाज के अंतर्गत जो लोग हैं वो जनमत के आधार पर, परंपरा के आधार पर और धर्म के आधार पर राजा के दबाव में आंख मूंद कर यंत्र की भांति काम करते थे। इसलिए प्राचीन समाजों में दुर्खिम कहते हैं कि यांत्रिक एकता पाई जाती थी। ये तो हमने प्राचीन समाज में श्रम विभाजन के बारे में चर्चा की। अब करते हैं आधुनिक समाज में श्रम विभाजन। तो जैसे जैसे सभ्यता का विकास हुआ वैसे वैसे आर्थिक जीवन के पहलू भी विकसित हुए, मांगे बढ़ी, आवश्यकताओं की विविधता का विस्तार हुआ। तो क्या हुआ, सामाजिक उत्पादन जो है उसमें श्रम विभाजन की आवश्यकता अनुभव
की गई। और जो प्राचीन समाजों में जो श्रम विभाजन था, उनमें जो यांत्रिक एकता थी उसने किस रूप में तब्दील हो गई? सावयवी एकता के रूप में तब्दील हो गई। अब सावयवी एकता क्या है? सावयवी एकता जिस तरह से हमारा जो शरीर है और वो एक काम करता है, मस्तिष्क का काम सोचने का है, कमांड देने का है, हाथों का काम उस कमांड को फॉलो करने का, जिस तरह से हमारी जो सावयव की व्यवस्था है, पेट का काम भोजन को पचाकर रस शरीर को प्रदान करना, उसी तरह से क्या है, जो विभिन्न इकाइयां हैं उनमें कार्यों में क्या हुआ? विभाजन हो गया। लेकिन वो क्या हुआ? एक दूसरे से स्वतंत्र नहीं हुए। उनमें क्या हुई? अंतर संबंध और अंतर निर्भरता बनी रहती है। जिस तरह से हमारे शरीर में अलग अलग इकाइयां हैं, पूरा शरीर हमारा एक मैकेनिज्म की तरह काम करता है, उसी तरह से समाज भी एक सावयवी एकता में बंध गया। श्रम विभाजन तो हुआ और कार्यों में बंटवारा हुआ, लेकिन एक दूसरे के साथ कोरिलेशन, अंतर संबंध और अंतर निर्भरता बनी। और इस स्थिति में क्या हुआ? अधिक से अधिक श्रम विभाजन और विशेषीकरण के कारण प्रत्येक व्यक्ति क्या है? वही कार्य करता जिसमें वो दक्ष होता था। लेकिन वो सामाजिक प्राणी होते के नाते उसकी जो आवश्यकताएं हैं, विशेषकर जब आधुनिक समाज है उसमें, तो जो विविध आवश्यकता है उसकी पूर्ति के लिए वो क्या होता था? अन्य लोगों के ऊपर क्या रहता था? निर्भर रहता था। और आवश्यकताओं की पूर्ति जब अन्य लोगों के ऊपर निर्भर रहेगा तो श्रम विभाजन जो है वो अलग अलग कार्यों को करते हुए भी लोग जो है क्या होते थे? एक दूसरे के ऊपर निर्भर रहते थे और अंतर संबंधित रहते थे। इस तरह से आधुनिक जो समाज है उसने सावयवी एकता तो आई, लोगों में विशेषीकरण हुआ, लेकिन एक सावयवी एकता ने एक संगठन उत्पन्न किया जो वर्तमान में भी हम लोग देख सकते हैं। जैसे हम अपने ऊपर ही एक उदाहरण लेके देखते हैं, वर्तमान में हम लोग किस युग में जी रहे हैं? आधुनिक समाज में जी रहे हैं। उत्तर आधुनिकता की भी बात होती है, लेकिन चूंकि हम यहाँ आधुनिक समाज की बात कर रहे हैं तो हम आधुनिकता की ही बात करेंगे। तो उत्तर आधुनिकता एक अलग विचार और विषय है, उस पर हम कभी अन्य वीडियो में चर्चा करेंगे। आधुनिक समाज के अंतर्गत हम लोग हमारा जो एक आम जीवन का उदाहरण देखते हैं कि हम कितना उत्पादन कर रहे हैं। जैसे कोई एक पर्सन है जो डॉक्टर है, तो डॉक्टर क्या करेगा? सिर्फ डॉक्टरी का काम करेगा, ठीक है। या कोई शिक्षक है, वो शिक्षक का कार्य कर रहा है। अब उसकी जो अन्य आवश्यकता है उसके लिए वो किसके ऊपर निर्भर रहेगा? वो किसान के ऊपर निर्भर रहेगा। वो जो है फैक्ट्रीज के ऊपर जो उत्पादन कपड़ा हो रहा है उसके ऊपर निर्भर रहेगा। वो टेलर के ऊपर निर्भर रहेगा। इस तरह से व्यक्ति अन्य लोगों के ऊपर निर्भर रहता है। उससे क्या होता है? उनमें अंतर संबंध बना रहता है और अंतर संबंध और अंतर निर्भरता की वजह से ही जो सावयवी एकता है, जहाँ विशेषीकरण होने के बावजूद भी समाज एक संगठन के रूप में कार्य करता है। ये तो हमने चर्चा की कि श्रम विभाजन प्राचीन समाजों में किस तरह से था और आधुनिक समाजों में किस तरह से। अब हम चर्चा करेंगे कि श्रम विभाजन पनपा कैसे। तो जो इमाइल दुर्खिम है वह श्रम विभाजन के बारे में कहते हैं कि जो श्रम विभाजन का प्रत्यक्ष संपर्क जनसंख्या के घनत्व से है। अर्थात प्राचीन समाज में क्या था? जनसंख्या बहुत कम थी और जनसंख्या कम थी तो उससे क्या था? सामाजिक कार्य भी बहुत कम थे या सीमित थे और श्रम विभाजन की कोई विशेष आवश्यकता महसूस नहीं हुई। अर्थात जैसा हमने चर्चा किया कि सभी मिलकर आपस में ही श्रम विभाजन मतलब काम कर लिया करते थे। लेकिन हुआ क्या? धीरे धीरे जनसंख्या बढ़ी, जनसंख्या का घनत्व बढ़ा और जनसंख्या का घनत्व बढ़ा तो हमारी आवश्यकताओं में क्या हुई? वृद्धि हुई। व्यक्ति की जो विभिन्न आवश्यकताएं हैं उसकी पूर्ति के लिए उसको क्या होना पड़ा? उत्पादन अधिक करना पड़ा। अर्थात आर्थिक उत्पादन के जो कार्य हैं वो बड़े पैमाने पर होना आवश्यक हो गया, क्योंकि अगर बड़े पैमाने पर आर्थिक उत्पादन नहीं होगा तो जो लोग हैं उनकी आवश्यकताओं की पूर्ति नहीं हो पाएगी। तो जनसंख्या बढ़ने के साथ साथ जब जनसंख्या का घनत्व बढ़ा तो आवश्यकताओं में वृद्धि हुई और आर्थिक उत्पादन कार्य अधिक होना जरूरी हो गया। इसके लिए क्या हुआ? श्रम विभाजन प्रणाली को लागू करना अनिवार्य हो गया। और श्रम विभाजन जो है शुरुआती दौर में जनसंख्या घनत्व के साथ ही जुड़ा हुआ है और बाद में धीरे धीरे क्या हुआ? व्यक्ति जो है श्रम विभाजन में जो एक व्यक्ति विशेष था या विशेष कार्य करता था उसमें परिष्कृत होता गया और वह विशेष कार्य में अधिक उत्पादन करने लगा। और इसी तरह से वो अंतर संबंधित और अंतर निर्भर होकर आज जो हम वर्तमान सोसाइटी में जी रहे हैं, जहाँ सावयवी एकता है और आधुनिक समाज है, वह समाज एक संगठन के रूप में हम लोग देख रहे हैं, जहाँ एक अकेला व्यक्ति एक
फील्ड में तो विशेषीकृत है, लेकिन उसको दूसरे लोगों के ऊपर निर्भर रहना पड़ता है। इस प्रकार जो है हमने श्रम विभाजन के ऊपर चर्चा की। इस वीडियो के अंतर्गत श्रम विभाजन तब और अब प्राचीन समाजों में कैसा श्रम विभाजन था, आधुनिक समाजों में कैसा श्रम विभाजन है, किस तरह से श्रम विभाजन जो है वो पनपा, और इसके ऊपर जो क्वेश्चन बनता है, एक तो डुर्खिम की पुस्तक का नाम पूछा जाता है, दूसरा श्रम विभाजन किसे कहते हैं इसको पूछा जाता है, तीसरा श्रम विभाजन के सिद्धांत को समझाइए यह पूछा जाता है। आगे की वीडियो में इस सिद्धांत को पूरा करने के लिए हम श्रम विभाजन के जो सामाजिक परिणाम हैं उसके ऊपर चर्चा करेंगे। जो दुर्खिम ने श्रम विभाजन के जो सिद्धांत दिया उसमें विस्तृत विवेचना की है, उसके परिणाम और प्रभावों की हम लोग चर्चा करेंगे। दोनों वीडियो मिलाकर आपका श्रम विभाजन का सिद्धांत जो है वो पूरा होगा। इस वीडियो में हम इतना ही कवर करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।